कल्पना कीजिए, दो दोस्त बात कर रहे हैं। एक कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। दूसरा उसे सलाह देता है, वह सलाह को तुरंत खारिज कर देता है। फिर दूसरा नई सलाह देता है, वे उसे भी खारिज कर देता है। फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, और आखिर में बातचीत खत्म हो जाती है। पहला व्यक्ति अभी भी समस्या में है, दूसरा व्यक्ति परेशान है और दोनों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में समस्या हल करने की कोशिश कर रहे थे, या वे किसी अदृश्य साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा थे? यही वह सवाल है जिसने एक मनोचिकित्सक को मानव व्यवहार की गहराइयों में उतरने पर मजबूर किया, और इसी खोज से जन्म हुई एक क्रांतिकारी किताब, गेम्स पीपल प्ले। इसके लेखक है एरिक। यह किताब एक चौंकाने वाला दावा करती है, लोग अक्सर वह नहीं करते जो वे कहते हैं, और वे जो करते हैं उसके पीछे अक्सर एक छुपा हुआ खेल होता है। यह किताब आपको सिखाएगी लोग की साइकोलॉजिकल गेम क्यों खेलते हैं, रिश्ते बार बार क्यों टूटते हैं, कुछ लोग हमेशा विक्टिम क्यों बनते हैं, टॉक्सिक पैटर्न कैसे बनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इन खेलों से बाहर कैसे निकला जाए। एरिक कहते हैं हमारे अंदर एक नहीं 3 अलग अलग मानसिक अवस्थाएं रहती है। पहला है पेरेंट। यह वह हिस्सा है जो रूल, जजमेंट और एडवाइस देता है। उदाहरण, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा समय पर रहो, यह गलत है। यह आवाज़ अक्सर हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज से आती है। दूसरी है एडल्ट। यह हमारा लॉजिकल और रीजनल हिस्सा है। यह भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचता है। उदाहरण, स्थिति क्या है, सबसे अच्छा समाधान क्या है, डेटा क्या कहता है, एडल्ट निर्णय लेता है। और तीसरा है चाइल्ड। यह हमारा भावनात्मक हिस्सा है। यह खुशी महसूस करता है, डरता है, गुस्सा करता है और उत्साहित होता है। उदाहरण, मुझे यह चाहिए, यह मज़ेदार है, मुझे डर लग रहा है। और सबसे रोचक बात, यह बातचीत में ये तीनों अवस्थाएं सक्रिय हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक बॉस कर्मचारी से कहता है तुम फिर देर से आए हो। यह पेरेंट स्टेट से आया संदेश है। अगर कर्मचारी जवाब देता है मुझे माफ़ कीजिए, अगली बार नहीं होगा, तो ये चाइल्ड स्टेट की प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर वह कहे कि ट्रैफिक के कारण 15 मिनट की देरी हुई, भविष्य में मैं पहले निकलूंगा, तो ये एडल्ट स्टेट है। यहीं से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस शुरू होती है। एरिक के अनुसार सबसे स्वस्थ बातचीत कौन सी है? एडल्ट विसेस एडल्ट, जहाँ दोनों लोग तथ्य देखते हैं, समाधान खोजते हैं, भावनाओं को समझते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। यही मैच्योर कम्युनिकेशन है। लेकिन वास्तविक दुनिया में अक्सर ऐसा नहीं होता। अब हम किताब के मुख्य विचार पर आते हैं। साइकोलॉजिकल गेम क्या है? एक ऐसा दोहराए जाने वाला व्यवहार जिसमें लोग अनजाने में ही हिस्सा लेते हैं और अंत में दोनों पक्ष नकारात्मक भावना महसूस करते हैं। यह खेल बार बार दोहराया जाता है और अधिकांश लोगों को पता भी नहीं चलता। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध गेम है। एक व्यक्ति कहता है मेरी जिंदगी में बहुत समस्या है, दूसरा व्यक्ति सलाह देता है, पहला व्यक्ति जवाब देता है हाँ लेकिन वह काम नहीं करेगा, दूसरी सलाह हाँ लेकिन, तीसरी सलाह हाँ लेकिन, और यह चलता रहता है। सवाल है, क्या वह व्यक्ति वास्तव में समाधान चाहता था? नहीं, उसका अवचेतन उद्देश्य था कि यह साबित करना कि उसकी समस्या अनसुलझी है, और अंत में वह विक्टिम महसूस करता है, दूसरा व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। गेम कंप्लीट। कई साइकोलॉजिकल गेम 3 भूमिकाओं के आसपास घूमते हैं। विक्टिम, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। रेस्क्यूर, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और प्रोसिक्यूटर, सब तुम्हारी गलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोगों को अक्सर इन भूमिकाओं के बीच बदलते रहते हैं। विक्टिम अचानक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, रिसिक्यूर बाद में विक्टिम महसूस कर सकता है, और यही दिमाग ट्रायंगल बनाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर गेम्स नुकसानदायक है तो लोग उन्हें खेलते क्यों है? एरिक का जवाब है क्योंकि गेम इमोशनल रिवॉर्ड देते हैं, भले ही वे नेगेटिव हो। कुछ लोगों को सिंपैथी चाहिए, कुछ लोगों को अटेंशन चाहिए, कुछ लोगों को वैलिडेशन चाहिए, और कुछ लोगों को अपनी पुरानी मान्यताओं को सही साबित करना होता है। और गेम्स उन्हें यह सब देते हैं, भले ही लंबे समय में नुकसान हो। अब हम किताब के सबसे गहरे विचार पर आते हैं। एरिक कहते हैं कि कई लोग अपना जीवन एक स्क्रिप्ट के अनुसार जीते हैं। यह स्क्रिप्ट बचपन में बनती है। उदाहरण के, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा संघर्ष करना होगा। फिर व्यक्ति अनजाने में एक ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसी स्क्रिप्ट से सच साबित करते हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी समस्याओं में फंसते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे अंदर पेरेंट, एडल्ट और
चाइल्ड स्टेट होती है, बातचीत अलग अलग ईगो स्टेट के बीच होती है, हेल्दी कम्युनिकेशन को एडल्ट के बीच में होती है, साइकोलॉजिकल गेम बार बार दोहराए जाते हैं, वाई डोंट यू यस बट एक कॉमन गेम है, विक्टिम, रिसिक्योर और प्रोसिक्यूटर की भूमिकाएं रिश्तों के प्रभाव करती है, बचपन की स्क्रिप्ट हमारे व्यवहार को आकार देती है। लेकिन अब असली रहस्य सामने आने वाला है कि नाउ आई विल गोट यू गेम क्या है, कपल्स बार बार एक जैसी लड़ाई क्यों लड़ते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में कौन से गेम्स खेले जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इन साइकोलॉजिकल गेम्स के बाहर निकलने का तरीका। मैं हूं मित देतरौजा और याद रखिए, जब तक आप गेम को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसे खेलना बंद नहीं कर सकते। अभी तक हमने एक चौंकाने वाली बात सीखी है, लोग हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वे कहते हैं। अक्सर वे अनजाने में साइकोलॉजिकल गेम खेलते रहते होते हैं। हमने पेरेंट्स, एडल्ट्स और चिल्ड्रेन को समझा, हमने विक्टिम, रिसिक्योर और प्रोसिक्यूटर की भूमिकाएं देखी, और हमने जाना कि कई लोग बचपन से बनी स्क्रिप्ट के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर ये गेम्स इतने ही आम है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ खेले जाते हैं? जवाब में रिश्तों में, क्योंकि जहाँ भावनाएं गहरी होती है वहाँ साइकोलॉजिकल गेम और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक कपल बार बार एक ही बात पर लड़ता है, हर बार बातचीत अलग दिखती है, लेकिन परिणाम वही होता है, गुस्सा, निराशा, दूरी। सवाल है, क्या वे वास्तव में नई समस्या पर बहस कर रहे हैं या वे एक पुराने गेम को बार बार दोहरा रहे हैं? एरिक कहते हैं, अक्सर लोग समस्याएं नहीं दोहराते, वे पैटर्न को दोहराते हैं, और अब तक पैटर्न नहीं बदला, परिणाम भी नहीं बदलता। यह किताब के सबसे प्रसिद्ध गेम में से एक है कि कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति किसी की गलती पकड़ने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही गलती होती है वह हमला कर देता है। देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। सतह पर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति न्याय चाहता है, लेकिन गहराई में वह सही साबित होना चाहता है। उसे एक भावनात्मक इनाम मिलता है, मैं सही था, और यही गेम का हिडन रिवॉर्ड है। कुछ लोग अपनी हर समस्याओं को दोष को दूसरे पर डाल देते हैं। अगर बिजनेस असफल हुआ, दूसरों की गलती। अगर रिश्ता टूट गया, दूसरों की गलती। अगर अवसर खो गया तो दूसरों की गलती। ऐसे लोग कभी जिम्मेदार नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी लेने से बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। दोष देना आसान है, बदलना कठिन, और यही गेम उन्हें फंसाए रखता है। एक बार बहुत आम गेम है कि रिसिक्योर सिंड्रोम। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की समस्याएं हल करने की कोशिश करता है। वह मदद करता है, सलाह देता है, समय देता है, ऊर्जा देता है। शुरुआत में वह हीरो जैसा महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगता है। फिर उसे लगता है कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ, लेकिन कोई को मेरी कदर ही नहीं करता, और वे विक्टिम बन जाता है। और यही ड्रामा ट्रायंगल का चक्र है। अब हम ऑफिस की दुनिया का प्रवेश करते हैं। ऑफिस केवल काम की जगह नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रयोगशाला भी है। यहाँ लोग रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं, इन्फ्लुएंस चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, और कई बार इसके लिए गेम्स खेलते हैं। उदाहरण है कि एक कर्मचारी हमेशा शिकायत करता है, मैनेजमेंट मेरी वैल्यू नहीं समझती, लेकिन अब उसे अवसर दिया जाता है तो वो कोई कार्यवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका असली उद्देश्य सुधरना नहीं, बल्कि शिकायत करने की पहचान बनाए रखना हो सकता है। अब हम किताब के सबसे गहरे विचार पर आते हैं कि हर गेम का एक हिडन रिवॉर्ड होता है। यही कारण है कि लोग उन्हें दोहराते हैं। विक्टिम को सिंपैथी मिलती है, रिसिक्योर को इम्पोर्टेंस मिलता है, प्रोसिक्यूटर को सुपर प्रायोरिटी मिलती है, और जब तक रिवॉर्ड मिलता रहेगा गेम चलता रहेगा। यही वजह है कि केवल बिहेवियर बदलना काफ़ी नहीं है, रिवॉर्ड को समझना भी ज़रूरी है। कई लोग प्यार नहीं खोज रहे होते, वे अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को दोहरा रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को बार बार टॉक्सिक पैटर्न मिलते हैं। पहली बार संयोग, दूसरी बात शायद दुर्भाग्य, तीसरी बार अब वो पैटर्न दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन अक्सर परिचित चीज़ों को ही और आकर्षित करता होता है, भले वे दर्दनाक हो। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार वह गलतियाँ दोहराते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हर इन्फ्लुएंस गेम है? नहीं। गेम और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन में अंतर है। गेम में हिडन एजेंडा भी होता है, ऑथेंटिकेट कम्युनिकेशन में ईमानदारी होती है। गेम में लोग कुछ और कहते हैं और कुछ और ही चाहते हैं। ऑथेंटिक कम्युनिकेशन में शब्द और इरादे एक जैसे ही होते हैं, और यही स्वस्थ रिश्तों की नींव है। एरिक कहते हैं कि गेम से बाहर निकलने का पहला कदम है उसे पहचानना। आप उस पैटर्न को देख लेते हैं तो आपके पास चुनाव आ जाता है। आप उस स्क्रिप्ट को दोहरा सकते हैं या नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और यही जागरूकता की शक्ति है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अगर हम इतने वर्षों से गेम खेल रहे हैं तो उनसे बाहर कैसे निकले। मैं हूं मिद्दित रोजा और याद रखिए, जब आप पैटर्न को देख लेते हैं तो आप उसके कैदी नहीं रहते। कल्पना कीजिए कि आप एक थिएटर में बैठे हैं, मंच पर एक नाटक चल रहा है, पात्र आते हैं, संवाद बोलते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, जीते हैं और जीतते हैं, हारते भी है। अचानक कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यह केवल मंच पर नहीं हो रहा, यह तुम्हारी जिंदगी में भी हो रहा है। और तभी आपको एहसास होता है कि शायद वर्षों से आप भी एक स्क्रिप्ट के अनुसार ही जी रहे थे, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो अपने सचेतन रूप से कभी चुनी ही नहीं। यही वह क्षण है जहां एरिक की पूरी किताब केवल साइकोलॉजी नहीं रहती, बल्कि आत्म जागरूकता की यात्रा भी बन जाती है। एरिक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने बारे में एक कहानी बनाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मैं हमेशा सफल होऊंगा, कुछ लोग मानते हैं मेरे लिए चीज़ें कभी आसान नहीं होती, कुछ लोग मानते हैं मुझे प्यार पाने के लिए खुद को साबित करना होगा, और सबसे खतरनाक बात, समय के साथ हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि जो उसी कहानी को सच साबित कर देते हैं। यानी हम केवल अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे होते, हम अपनी स्क्रिप्ट को भी निभा रहे होते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? वह जेल जिसे आप देख नहीं सकते, आपका विश्वास, आपकी पहचान, आपकी पुरानी धारणाएं। अगर कोई व्यक्ति बचपन से यह मानता आया है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, तो वह अवसरों से बच सकता है, जोखिम नहीं लेगा, अपनी किस्मत कम आंकेगा, और फिर परिणाम खराब आएगा तो वह कहेगा कि देखा, मैं वास्तव में अच्छा नहीं हूँ। स्क्रिप्ट फिर जीत गई। पूरी किताब में अगर एक हीरो है तो वह है एडल्ट स्टेट। पेरेंट्स हमारा अतीत से आता है, चाइल्ड भावनाओं से आता है, लेकिन एडल्ट वर्तमान में रहता है। एडल्ट पूछता है वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, सबसे बेहतर विकल्प क्या है। एडल्ट प्रतिक्रिया नहीं देता, निर्णय लेता है, और यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे दिखती है। एरिक के अनुसार हेल्दी रिलेशनशिप वह है जहाँ गेम्स कम हो और ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो, जहाँ लोग छुपे हुए एजेंडा के बिना बात कर सके, जहाँ मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो की भावना हो। यह ट्रांजिशनल एनालिसिस का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, आई एम ओके यू आर ओके, यानी मैं मूल्यवान हूँ और तुम भी मूल्यवान हो। यहीं से सम्मान पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है और सच्चा संबंध पैदा होता है। हर साइकोलॉजिकल गेम एक चीज़ से जीवंत रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी। विक्टिम कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ, एडल्ट पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूँ। विक्टिम दोष खोजता है, एडल्ट समाधान खोजता है। विक्टिम अतीत में रहता है, एडल्ट भविष्य बनाता है, और यही वह क्षण है जहाँ गेम समाप्त होना शुरू होता है। अब सबसे शक्तिशाली सवाल, अगर आपकी पुरानी स्क्रिप्ट आपको सीमित कर दे रही है तो आप क्या उसे बदल सकते हैं? एरिक का उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। आपको अपनी कहानी को पहचाननी होगी। क्या आप हमेशा विक्टिम बनते हैं? क्या आप हमेशा लोगों को बचने की कोशिश करते हैं? क्या आप हमेशा अप्रूवल खोजते हैं? क्या आप बार बार वही गलत रिश्ते चुनते हैं? यह पैटर्न को देखना नई स्क्रिप्ट लिखने का पहला कदम है, क्योंकि जिस क्षण आप पैटर्न को देख लेते हैं उसी क्षण आपके पास चॉइस आ जाती है। अगर पूरी किताब को एक वाक्य में समेटना हो तो वह होगा कि लोग अक्सर अपनी जागरूक पसंद से नहीं बल्कि अपनी पुरानी स्क्रिप्ट से जीवन में जीते हैं। लेकिन इससे भी गहरा सत्य है कि जिस क्षण आप अपनी स्क्रिप्ट को पहचान लेते हैं उसी क्षण आप अपने लेखक बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल बाद कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। पुराना आप शायद गुस्सा हो जाता, रक्षात्मक हो जाता, कोई पुराना गेम शुरू हो जाता। लेकिन अब आप रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आप पूछते हैं कि क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या कोई पुरानी स्क्रिप्ट चल रही है, और उसी क्षण आपका व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि आप अब ऑटो पायलट पर नहीं है, आप जागरूक थे। और जागरूक व्यक्ति को नियंत्रण करना कठिन होता है। एक आदमी अपने गुरु के पास गया और पूछा मैं आज़ाद कैसे बनूं? गुरु ने कहा पहले उन अदृश्य रिश्तों को देखो जो तुम्हें बांध रहा है। आदमी बोला मुझे कोई रस्सी दिखाई नहीं देती है। गुरु मुस्कुरा रहा है, यही तो समस्या है। वर्षों बाद उसे समझ आया कि वे रस्सियाँ बाहर नहीं थी, वे उसके विश्वास थे, उसकी आदतें थी और उसकी स्क्रिप्ट थी। और जब उसने उन्हें देखा तब वह वास्तव में आज़ाद हुआ। दोस्तों, गेम्स पीपल प्ले केवल साइकोलॉजी की किताब नहीं है, यह एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो हमें हमारे छुपे हुए पैटर्न दिखाता है। यह हमें सिखाती है कि हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है, हर गेम के पीछे भी एक इमोशनल रिवॉर्ड होता है, हर स्क्रिप्ट बदली जा सकती है और हर इंसान अधिक जागरूक बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सबक, आप अपनी कहानी नहीं है, आप अपनी पुरानी गलतियाँ नहीं है, आप अपनी बचपन की स्क्रिप्ट नहीं है, आप वह व्यक्ति है जो नई स्क्रिप्ट लिख सकता है। मैं हूँ मिद्दित रोजा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो
तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र बनना चाहते हैं। और याद रखिए, ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा नई परिस्थितियों की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार केवल अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को पहचान लेना ही काफ़ी होता है। सीखते रहिए, जागरूक बनते रहिए और आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखते रहिए। थैंक यू।